वेलकम बैक इन योर बीएसटी क्लास। और बेटा हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस मैनेजर है, जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ को देखता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, वो फाइनेंस के रिगार्डिंग उसे क्या क्या करना पड़ता है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लाइक जैसे हमें अपने फाइनेंस, हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली हम रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस पहले वो फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर हम ये देखते हैं कि किन किन सोर्सेज से पैसा आएगा, फिर हम उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमें द प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमें अचीव हो, राइट। तो हम इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो फंड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए उस फंड की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ हमें उसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये डेफिनेशन में पढ़ा था। हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है, फाइनेंस जो मतलब ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजर है जिन चीज़ों को ध्यान में रखता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने कवर अप की थी। अब बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर है, जो आपका फाइनेंस जो मैनेजर है, जिसे आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करना है, राइट। अब ये जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो भी अपनी एक्टिविटीज करता है ना, उस एक्टिविटीज को 3 पार्ट में वो बांट देता है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर जो फाइनेंस एक्टिविटीज है या जो फाइनेंस का एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए, अपनी वर्किंग को रन करने के लिए वो क्या करता है, मतलब इस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी के लिए वो क्या करता है कि जो फाइनेंस की जो मतलब फाइनेंस का मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग वो उसने 3 पार्ट्स बना दिए, लाइक उसकी मतलब ऐसे कौन कौन से सेगमेंट है जहां उसको डिसीजन लेना होगा फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसी यानी कि इस मैनेजमेंट को टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि फाइनेंस जो मैनेजर है उसको फर्स्ट तो ये डिसीजन लेना होगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि जो पैसा है उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना। लाइक मैंने यदि कोई सोचा कि मुझे बिजनेस को रन करना है तो मैं ये सोचूंगी कि जो मेरा बिजनेस है जिस नेचर का है या जिस मतलब मैं लार्ज स्केल पे इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ या स्मॉल स्केल पे इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि उसके लिए मुझे कितनी असेट्स रिक्वायर्ड है, यानी कि उस पैसों का के लिए मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगी अपने बिजनेस में, ठीक है। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इन द सेंस कि जो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ करना है तो हम सोच ही लेंगे, साथ में हमें ये सोचना होगा कि हम कहाँ कहाँ से पैसे मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या क्या होगा, राइट। हम ये फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, दिस इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हम क्या सोचते हैं कि अब फाइनेंस जैसे भाई हमने जो भी सोर्सेस से फाइनेंस हमने कलेक्ट किया, अब उसके बाद बात ये होती है कि अब हमारा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में हमको जो भी हमारी लायबिलिटी है आउटसाइडर, वो लायबिलिटी को पे करने के बाद जो हमें डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर को, वो कितना पे किया जाए, कितना रिटेन करके रखा जाए, ये सारे डिसीजन हम मतलब एक फाइनेंस मैनेजर है वो लेता है। तो 1 बाय 1 अपन इसको पढ़ते हैं। तो लाइक फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की यदि हम बात करें तो ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट एज टू हाउ द फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट एसेट्स, यानी कि जो हमारा फंड है उसको हम डिफरेंट एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको उसमें अपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, लाइक जो अपने बिजनेस के लिए हमें जो हमारे जो डिफरेंट एसेट्स है, यानी कि डिफरेंट एसेट्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस डिसीजन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे क्या, यानी कौन कौन से टाइप्स के डिसीजन होते हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म डिसीजन, यानी कि पैसा जो हमें इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना होगा। एक है शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हमने बोला है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपना पढ़ चुके हैं। कैपिटल बस्टिंग ये जो डिसीजन है ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू फिक्स्ड assets, this is related to fixed assets
यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो फिक्स असेट से रिलेटेड डिसीजन है, राइट। तो एक तो हमें ये डिसीजन लेना होगा। अब जो ये डिसीजन है ना फिक्स असेट से जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, ये डिसीजन ऐसा नहीं है लाइक कि इसको यूं ही ले लेंगे, है ना। आपको पता है फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए हमें अपना जो टोटल फंड है उसका एक ह्यूज शेयर हमें उसमें इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। यानी मैं जितना फंड कलेक्ट करूंगी उसका एक ह्यूज अमाउंट मेरा किस में इन्वेस्ट होगा, मेरी लॉन्ग मतलब फिक्स असेट्स में। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन लिया जाएगा, अब ये जो पैसा है लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर क्या हो गया, स्टॉक हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन। दोबारा समझो, ये डिसीजन का रिलेशन है फिक्स असेट्स डिसीजन से, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। और ये डिसीजन को लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब फिक्स असेट्स को बनाते हैं, अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, परचेज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता लाइक कि अभी लेकर आए और अभी हम सेल कर देंगे। नो, हम यदि कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हम इससे हम बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो बहुत सोच समझ के लिया जाता है ये डिसीजन ना, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ के बहुत सारे अल्टरनेट हैं, राइट। तो ऐसा भी अल्टरनेटिव जो हमारी पेइंग कैपेसिटी में आ जाए, ऐसा भी अल्टरनेटिव जो हमारी थोड़ा सा पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग मतलब हमें जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। एक ऐसा भी है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन रिस्क कम है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को हम उनके मेरिट्स डिमेरिट्स के हिसाब से इवेल्युएट करके फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ठीक है। और जो ये डिसीजन है, ये देखो अफेक्ट द साइज, यानी ये डिसीजन अफेक्ट करता है अफेक्ट द साइज ऑफ असेट्स, कि हमें किस साइज के असेट्स चाहिए, राइट। कॉम्पिटिटिवनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कॉम्पिटिटिव में हम ये देखते हैं कि कंपटीशन में जो ये डिसीजन हम लेते हैं, इस डिसीजन का इफेक्ट क्या होता है कि ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अफेक्ट करती है ये डिसीजन कि आप किस साइज के असेट्स अपने बिजनेस में आप एक्वायर करना चाहते हो, ठीक है। लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आप जो मशीनरी पे आपको एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, और आपका ट्रेडिंग बिजनेस में आपका पैसा इन्वेस्ट है, तो आप ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिक्स असेट यानी मशीनरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ के असेट्स चाहिए, कितना कितना कंपटीशन है, और साथ में हम ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उस असेट्स में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले समझो, यानी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि किस साइज़ के हमें असेट्स चाहिए और उसका जो कॉम्पिटिटिव है वो क्या है उसका, यानी कंपटीशन किससे है। सेकेंड चीज़ हम ये देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी उस असेट से हमें कितनी होगी। तो ये वो फैक्टर है जिनके बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं, राइट। इसके बाद एक तो हो गया लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एंड सेकेंड इज शॉर्ट टर्म डिसीजन, यानी कि एक तो हम फिक्स असेट्स को एक्वायर करेंगे, अब बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने होंगे, राइट। तो हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर हमको ये शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना होगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने को ही हम सेकंड नाम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आप बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो दोबारा से समझ लो। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, राइट। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए ये कहा जाता है जो आइडल रेशियो है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का वो है 2:1, यानी कि आपके यदि करंट लायबिलिटीज 1 है तो आप असेट्स कितनी रख सकते हैं, आप 2 असेट्स, यानी कि उसका जस्ट डबल आप करंट असेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये डिसीजन है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, यानी कि करंट असेट से रिलेटेड है। इसका जो बेसिकली जो डिसीजन है ये किससे रिलेटेड है, करंट असेट से। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि करंट असेट्स क्या है ना। तो करंट असेट्स में अपन 4 जैसे
एलिमेंट्स ले लेते हैं इस डिसीजन इसके रिगार्डिंग। लाइक एक तो है जैसे स्टॉक, ठीक है, कैश, बिल्स रिसीवेबल, और चलो डेटर, अपन डेटर ले लेते हैं, ठीक है। ये अपना मान लो ये करंट असेट्स के जैसे ये ऑप्शंस है। अब अपन बात करें कि ये शॉर्ट टर्म का डिसीजन क्यों है, क्योंकि करंट असेट्स से रिलेटेड है। और करंट असेट्स का मीनिंग क्या है, वो असेट्स जिसको हम 1 ईयर में लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विडिटी इन द सेंस कि हमारी असेट्स का वो पार्ट, करंट असेट्स का वो पार्ट जिसे हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये राइट, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये हमारी जो करंट असेट्स में पैसा होता है, फिर हम इसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस लिए क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन, करंट असेट्स से रिलेटेड है ये, यानी विद इन 1 ईयर जो कन्वर्ट हो जाएगी असेट्स लिक्विडिटी में, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन। अच्छा, डिसीजन वाली बात क्या है, डिसीजन वाली बात क्या है कि लाइक जो हमारे करंट असेट्स है जैसे कि स्टॉक, कैश और डेटर, अपन ने एक एग्जांपल लिया, तो ये कहते हैं इस डिसीजन को भी बहुत सोच समझ के लिया जाता है। लाइक इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये देखता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक ना रहे मेरे बिजनेस में, क्योंकि स्टॉक तो ऑब्सोलेट हो सकता है, स्टॉक की तो वैल्यू घट सकती है, तो लॉस हो सकता है। मेरे पास कैश भी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कैश यदि मेरे पास मतलब कि मोर देन रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा है, तो उस कैश की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एज वेल एज डेटर में यदि बहुत ज़्यादा पैसा है तो मेरा प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा श्योर है, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मैं अपने जो कमिटमेंट को भी टाइम पे नहीं कर पाऊँगा, एक बात। दूसरी बात है, यदि डेटर के पास पैसा है तो कोई शॉर्ट ही नहीं है कि ये पैसा हमें 100% मिलेगा, क्योंकि बेड डेट्स के भी ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये डिसीजन इस चीज़ के लिए हमें मतलब प्रेफर करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट को ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो वो कैसा हो, मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर दें। लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों, इन सारी चीज़ों के अंदर अमाउंट हमारा स्टक ना हो, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इनके जो इस तरह के डिसीजन को लेते समय हमें सोचने पड़ेंगे, देखना होगा। इस डिसीजन का इफेक्ट क्या है, अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट असेट्स का रिलेशन है लिक्विडिटी से, यानी कि हम उसको कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, तो इसका रिलेशन है लिक्विडिटी से एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी से। यानी बहुत ज़्यादा यदि अमाउंट स्टक हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो उतना ही चाहिए, होना चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका रिलेशन किससे हो गया, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, पता है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है क्या, कि जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है उसके इफेक्ट बताओ, 2 इफेक्ट बताओ। तो एक तो क्या है, ये किस चीज़ को इफेक्ट डालता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एंड एज वेल एज लिक्विडिटी को, ओके। तो ये है अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस अगेन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का रिलेशन है आपके जो इन्वेस्टमेंट, हम जो अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यानी हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड इन हमारे जो बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज़ है उसको रन करने के लिए कितना ज़्यादा हमें अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना होगा असेट्स के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग 2 डिसीजन लेने होंगे, एक तो लॉन्ग टर्म डिसीजन और एक शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन का लिंक किससे है, फिक्स असेट से, यानी कि फिक्स असेट्स के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाए वो सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि फिक्स असेट्स में लिया गया डिसीजन राइट वो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट डालेगा, और इसके अलावा जो हमारा जो कंपटीशन है उसमें भी हमको फाइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी होना चाहिए। और दिस इज ऑल्सो मतलब डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ असेट्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन के रिगार्डिंग है। ऐसे ही हम सेकंड डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म डिसीजन, एंड दिस इज रिलेटेड टू करंट असेट्स राइट, और इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। तो इसमें भी उतना ही फंड हो जो जिससे कि हम अपनी जो डे टू डे की लायबिलिटीज़ है उसको हम पे कर पाए, क्योंकि इसका रिलेशन भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी से है एज वेल एज लिक्विडिटी से भी है।
राइट, यानी फर्म की लिक्विडिटी को ये मेंटेन करके रखता है, तो इससे रिलेशन है इसका, ठीक है। तो ये आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ गए होंगे। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन बता दिया आपको। तो यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम, ओके, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो मैंने ये डायग्राम बताया, लाइक ये डेफिनेशन बता दी, फिर हमने बता दिया कि 2 टाइप्स का डिसीजन लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। देन आप इसको ये भी बता सकते हो साथ में कि अफेक्ट क्या है लॉन्ग टर्म डिसीजन का और शॉर्ट टर्म डिसीजन का। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक डेफिनेशन को कवर अप कर देगा, तो आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो इसमें काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जो आपकी जो अपना केस स्टडी हम आगे करेंगे उसको क्रैक करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये एक डिसीजन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे डिसीजन के, कि दूसरा डिसीजन किसके रिगार्डिंग है। तो ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंस सोर्सेज की, राइट। फाइनेंस सोर्सेज इन द सेंस कि भाई हमने ये तो देख लिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या होगा, है ना, कहाँ कहाँ हमें डिसीजन लेना है किस चीज़ के लिए, लेकिन बात ये आती है कि फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि फाइनेंसिंग के जो सोर्स है वो 2 है, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर फंड। ओनर फंड इंक्लूड शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। ओनर फंड इज include shares and retained earning, as well as borrowed fund include debentures and loan from outside, okay। तो बेसिकली ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, राइट। तो ये जो डिसीजन है ये इन दोनों एलिमेंट से रिलेटेड है। ये डिसीजन ये कहता है कि जो मैनेजर है ना, जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, यानी कि वो जब ये सोचता है कि मैं पैसा जो मैक्सिमम जो फंड है वो मैं कलेक्ट करूं ओनर फंड से या कलेक्ट करूं मैं बोरोड फंड से, देन उसके माइंड में 2 एलिमेंट्स रहते हैं, क्या कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि यदि मैं शेयर से पैसा लूं तो इसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी और रिस्क क्या होगा। लाइक शेयर कैपिटल के साथ इक्विटी शेयर, हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स की, राइट। ये अपने माइंड में स्टार्ट रखना, बिल्कुल मतलब हमेशा डिसाइड करके रखना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्विटीज़ की और बेसिकली इक्विटीज़ एंड डिवेंचर्स की, राइट। तो इक्विटीज़ के रिगार्डिंग यदि इक्विटीज़ की कॉस्ट की बात करें हम, तो यहाँ कॉस्ट का मतलब है पे किया जाने वाला डिविडेंड, जो इक्विटीज़ को हम डिविडेंड देते हैं वो, क्योंकि इक्विटीज़ का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। तो यदि कभी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उनके जो डिविडेंड की रेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, कॉस्टली। यदि हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो हमें हाई रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा ना इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट उनका ही होता है, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गए, कॉस्टली हो गए, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम डिबेंचर्स की बात करें तो यदि मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो भी डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है ना, तो वो मुझे फिक्स रेट से ही देना होगा, यानी उसकी कॉस्ट यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो डिबेंचर की कॉस्ट कम है। तो बेस्ट कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा बेस्ट है, डिबेंचर। लेकिन यदि मैं रिस्क की बात करूं तो इक्विटीज़ को यदि मेरे को प्रॉफिट नहीं है तो मैं इक्विटीज़ को यदि डिविडेंड नहीं दूं तो ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन डिबेंचर्स को यदि मैंने इंटरेस्ट टाइम पर पे नहीं किया तो वो मेरे लिए लीगली एक्शन ले सकते हैं, मेरे इनफैक्ट मेरी कंपनी को भी वो मतलब कंपनी को भी जो डिसॉल्व करने का राइट वो रखते हैं। तो इस बिहाफ में मैं देखूं तो हु इज़ रिस्की, डिबेंचर, ऑब्वियस सी बात है, डिबेंचर होल्डर, है ना। तो मैं ये देखूंगी कि मैं किसी एक को मतलब यदि मान लो मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ तो मैं यही सोचूंगी ना, या तो मैं किसी एक सोर्स को अडॉप्ट करूँ या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि इनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी मैं यूज़ में
ले सकती हूँ। लाइक मैंने कुछ फंड शेयर से लिया, कुछ फंड मैंने डिबेंचर से लिया, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो अब शेयर से ही पैसा लूँ या मैं डिबेंचर से पैसा लूँ या मैं इनका कॉम्बिनेशन लूँ, इसको डिसाइड करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हमें माइंड में रखना होगा, जिससे हम आगे पढ़ेंगे, राइट। इसके जो भी एलिमेंट्स है जो इसको इफेक्ट डालते हैं डिसीजन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको जो इसकी डेफिनेशन बताई है वो क्या बताई है, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिससे मैं पैसा ले रही हूँ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी कि जो फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस के लिए स्टैंड हो सकती है, उन दोनों फैक्टर को मैं एनालिसिस करके अपना डिसीजन लूँगी, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, यहाँ पर ये जो डिसीजन है ना भाई, अब इस डिसीजन को लेने का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। क्या, लाइक डिविडेंड हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के रेट डिविडेंड की फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हाई होती है। एक्सपेक्टेशन हाई इन द सेंस कि वो हमेशा से ये चाहते हैं कि हमें हाई रेट से डिविडेंड मिले। अब कंपनी के सामने एक चीज़ और है कि यदि प्रॉफिट सारा का सारा उठा के इक्विटी शेयर होल्डर को दे दें तो भाई अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने पास क्या है। हो सकता है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर रखा हो या कंपनी का जो बिजनेस है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जिसमें ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कितनी बार आउटसाइडर से पैसा लोगे। तो इससे मच बेटर तो ये ना कि कुछ पार्ट को रिटेन करके रखा जाए। तो अब फाइनेंस मैनेजर के सामने एक बात और है कि भाई जो प्रॉफिट होता है कंपनी को वो सारी की सारी अर्निंग उठाकर शेयर होल्डर को दे दी जाए या उसका कुछ पार्ट रिटेन करके रखा जाए, और कुछ पार्ट यदि रिटेन करके रखा जाए तो हाउ मच पार्ट रिटेन करके रखा जाए। तो जितना पार्ट मैं शेयर होल्डर का दूंगा या जितना रिटेन करना होगा, क्या उससे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होगा। और शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जब तक शेयर होल्डर का कि जो वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी या उसके शेयर का जो रेट उसका इंक्रीज नहीं होगा, तब तक कोई भी शेयर होल्डर अट्रैक्ट ही नहीं होगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अब एक बार इसको देख लेते हैं अपन। लाइक दिस डिसीजन रिलेट्स टू डिसाइडिंग द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखना, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, मतलब जिसको हमें डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड द रिटेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे हमें रिटेन करना है। तो ये डिसाइड करना है, एंड ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन को डिसाइड करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर के बारे में ओवरऑल हमें सोच के चलना पड़ेगा। अब आप देखो, जो हमारा प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से जो हमारा नेट प्रॉफिट, यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रॉफिट की नहीं, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट का मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो मैंने सारी पे कर दी। लाइक इवन मैंने जो डिबेंचर्स है उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर दिया, हमने टैक्स भी पे कर दिया। अब वो अमाउंट है हमारे पास जो डिविजिबल है, यानी जिसको हमें मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब प्रॉफिट का वो पार्ट, यानी कि यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। नेट प्रॉफिट यानी जिसमें से मेरी सारी लाइबिलिटीज मिट आउट हो चुकी है और ये डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट के रिगार्डिंग दो चीज़ें हैं कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी रिटेन, कितना पार्ट रिटेन करके रखा जाए, ठीक। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग सिचुएशंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिविडेंड है उसके रेट को फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके भी एलिमेंट्स हैं, आगे हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बेस पर डिस्कस करेंगे, फिर फिर हम एबल है कि डिसीजन को कैसे लिया जाए। हम ये सीख सकते हैं कि हम मतलब यानी जो मैनेजर है वो किस तरह से डिसीजन को लेता है, ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बारे में सोचा जाएगा और डिसीजन को लिया जाएगा। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो अभी आपने वो सारा नोट कर लिया होगा जो बोर्ड पे लिखा था। अब इसके बाद हम वन बाय वन हम डिसीजन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। केस स्टडी भी
इसके अंदर आ सकती है, और एज वेल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। तो अब आप देखें, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका जो बेसिकली जो लिंक है इसका, यानी कि हमारा जो फंड होगा हमारे पास, उसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो आप देखो इसका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम लेंगे, यानी फर्स्ट हम लेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्लिक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एक तो हमारा किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड है, राइट। एंड सेकेंड इज शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म और जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हमारे बिजनेस में हमको क्यों करना है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। यानी कुछ तो वजह होगी ना। ऐसे तो हमें जनरली पता है कि भाई हमें ग्रोथ चाहिए, या फिर हमारे बिजनेस को रन करने के लिए वो रिक्वायर्ड है वो असेट्स, है ना। लेकिन क्यों है, क्यों ऐसी क्या वजह है कि जो हम फिक्स असेट्स में, जब पता भी है कि भाई इतना रिस्की अमाउंट, वो एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होगा, और ये भी पता है कि भाई ये मतलब ज़रूरी है बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन क्यों, देखो आप, तो कुछ एक इम्पोर्टेंस है इस डिसीजन की। और वो इम्पोर्टेंस यानी कि ये हमें बताता है, इसकी इम्पोर्टेंस ये बताती है कि हम ये डिसीजन जब ले तो सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के लिए 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म, भाई जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर गोइंग कंसर्न पढ़ा था हमने अकाउंट्स में, यानी हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें चलाना है ना। हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस अनलिमिटेड और अनफोर्सिन टाइम तक वो हमारा रन करेगा, राइट। तो अब हमारे बिजनेस को हम इसी बेस पर, जब हमें पता है कि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक के लिए रन करने वाले हैं, तो हम उस बेस पर फिक्स असेट्स को हम परचेज करते हैं, यानी वो पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिना फिक्स असेट्स के आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते, राइट। मान लो आज ये हो कि जैसे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में भी तो फिक्स असेट्स में पैसा है ना, लाइक जो भी स्कूल है उसमें फर्नीचर लगता है। फर्नीचर, आप बताओ स्कूलों में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो ऐसा तो नहीं ना कि भाई इस साल में ये बैच पड़ गया, नेक्स्ट अभी इसको बस सेल कर दो फर्नीचर को। एक फर्नीचर सेट जब बनता है ना, तो कम से कम भी नहीं तो 5-7 साल तो वो इजीली चलता है, यानी कि 5-6 बैच तो उसमें से आराम से पास आउट होते हैं, राइट, निकल जाते हैं यहाँ से बैच। तो अब ये भी तो एक लॉन्ग टर्म का ही तो डिसीजन हो गया ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि अभी आज खरीदा कल बेचा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिजनेस को रन करने के लिए ये तो रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ चाहिए तो हमें फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेकंड है, एक ये जो डिसीजन है ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, और इसको ये इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि इसके एक बार यदि मान लो ख़राब हो जाए या गलत हो जाए तो इसका बहुत बैड इम्पैक्ट मतलब लग जाएगी फिर तो बिजनेस के अच्छे खासी, यदि मान लो ये डिसीजन एक बार गलत हो जाता है तो। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो ठीक है, एक बार को उसको हम चलो उसको चला भी लें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो यदि एक बार भी वो डिसीजन गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश, ख़त्म। ऐसे ही रिस्क इन्वॉल्व यानी कि रिस्क है। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई भी मशीनरी परचेज करनी है ना, कोई आपको मशीनरी परचेज करनी है, इसके ऑप्शन है आपके पास A, B, C, D, राइट। अब मशीनरी में आप परचेज कर रहे हो, मशीनरी कैसे निकलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, एक हम अजम्पशन नहीं तो लगाते हैं क्या ना भाई ये मशीन हमारी 10 साल चलेगी, पर एक्चुअल में इस पर वर्किंग करने वालों पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उस पर वर्किंग कैसे होती है। तो रिस्क तो है ही, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो मशीन को परचेज करने में, और यदि मशीन में कोई भी मान लो कोई पार्ट उसका सही नहीं काम कर रहा है, या कोई और यदि उस मशीन पे वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही, या मशीन हम जैसा चाह रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आता है, तो आज हमने जो चीज़ ली है और कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटर के पास है, राइट। तो यदि ये डिसीजन गलत हो जाए
तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें रिस्क, अब तो इसके अकॉर्डिंगली इस डिसीजन को लेने में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। ऐसा डिसीजन नहीं है जिसको रिवाइज किया जा सके, ठीक है ना। एक बार जो परचेज कर लिया वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो गया, ठीक, तो चाहे फिर अब हम फिर उसी के साथ ही हम चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम अपनी जो भी हम असेट्स लेते हैं उस असेट्स को हम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करके, आपको पता ही है जैसे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो उस बेस पर हम एक बार जो मशीन जो असेट्स हम परचेज करते हैं उसको कम से कम उसका लाइफ पीरियड, जितना लाइफ पीरियड के लिए वो असेट्स होती है उसको उतने टाइम तक हम क्या करते हैं, उसको अपने बिजनेस में उसको रन करते हैं। तो ये ऐसी कॉस्ट है जो कि उसको रिवाइज नहीं कर सकते, रिवर्सेबल नहीं है, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। यदि आप दूसरे असेट्स को लेकर आते हो उसकी जगह पर चेंज करते हो तो जाहिर सी बात है आपको एक ह्यूज अमाउंट का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है, यानी कि ये फैक्टर है जब हम लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेंगे, तो लॉन्ग टर्म का जब डिसीजन लेते हैं तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक। अब बेसिकली फैक्टर, ये तो इम्पोर्टेंस है कि हम लॉन्ग टर्म की इम्पोर्टेंस क्या है डिसीजन लेने की। फिर है फैक्टर, बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जब हम ये एक्वायर कर रहे हैं फिक्स असेट्स, तो हम कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो भी आप असेट्स ले रहे हो उस पर कैश का फ्लो क्या है। एंड व्हाट यू मीन बाय कैश फ्लो, यानी कैश का इनफ्लो एज वेल एज कैश का आउटफ्लो, राइट, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब एक्सपेंसेस और इनफ्लो का मतलब किससे है, अर्निंग, राइट। यानी कि आप जब कोई असेट्स को बाय करते हो, एक्वायर करते हो, तो आपका अमाउंट क्या हो गया उस पर, मतलब अमाउंट कैश का आउटफ्लो हो गया, यानी अमाउंट हमारा खर्च हो गया। अब हमें उससे ओवर द पीरियड उससे क्या होगी, अर्निंग होगी, यानी कि कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसके रिटर्न में इन्वेस्टमेंट कितना, वो हमारा जो कैश का इनफ्लो क्या होगा, इस बेस पे एनालिसिस करते हैं। यानी कोई असेट्स ऐसी बहुत कॉस्टली है, राइट, उसको हम ले रहे हैं और उस पर जो अर्निंग है वो बहुत स्लो है या बहुत कम है, तो हम उस पर डिसीजन नहीं लेंगे। हम वो लेंगे जो हमारी पेइंग कैपेसिटी पे आए, जिसमें कैश का आउटफ्लो जितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस पर हमें इनफ्लो भी आता रहे, तो उस बेस पर ये डिसीजन लिया जाता है, राइट। देन आफ्टर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जैसे देखो पहले कैश फ्लो के एक एग्जांपल से समझते हैं अपन ना, जैसे लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ए बी सी, राइट, ये कोई असेट्स के 3 ऑप्शन है, ठीक है। और अपन ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे कि इसकी जो कैश का आउटफ्लो है, पहले फर्स्ट का एग्जांपल अपन समझ रहे हैं, कैश आउटफ्लो, राइट, इनके ऊपर मान लो 25 करोड़ है, सब पे 25, इस पर है 30 करोड़ और इस पर है 28 करोड़, ठीक। और अर्निंग ये महंगी है, हाँ, ये सारी मतलब अकॉर्डिंगली ये रेट अपने पास है। और जो इनफ्लो है ना, इनफ्लो है, सपोज करो इनफ्लो इसके अकॉर्डिंगली जैसे अपन मान के चलते हैं 3 करोड़ इससे है और 3 करोड़ इससे है, ऐसे 3 करोड़ इससे है। अब हम देख रहे हैं कि भाई आउटफ्लो मतलब कैश का आउटफ्लो तो ऐसे है और अर्निंग हमारी तीनों पर इक्वल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम कौन सा डिसीजन लेंगे, ये वाले इस डिसीजन के साथ जाएंगे, समझ में आ रही बात। यानी हम ये देखेंगे कि उस ऑप्शन में कॉस्ट, यदि जैसे आप मान लो कोई भी मोबाइल परचेज करने गए, तो आपको पता है कि 15 से 20 हज़ार का एक अच्छा खासा मोबाइल आ जाता है। अब 15 से 20 हज़ार के कई सारी कंपनीज के मोबाइल है, आप कौन सा मोबाइल चूज करोगे, जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, ठीक है, जो ज़्यादा रिलायबल होगा, वही तो लोगे आप। तो आपने वो डिसीजन लिया,
तो वो इसीलिए लिया कि जितना मेरा कैश जा रहा है उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम ये देखेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो है कॉस्ट और रिस्क, है ना। इसका डिसीजन इससे है कॉस्ट और रिस्क। यानी कि मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट है जिसमें कॉस्ट इक्वल है, ठीक है, लेकिन रिस्क मान लो रिस्क अलग अलग है, ठीक है। जैसे कॉस्ट के बारे में अपन बता दिया, जैसे ABC कॉस्ट सबके इक्वल है, लेकिन रिस्क मान लो इसकी 10% है, इसकी 15% है और इसकी 8% है, तो जाहिर सी बात आप किसके साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे, राइट। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड करती है कि आप कौन सी असेट्स को बाय करेंगे। ऐसे ही फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करें, यदि अपन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो आप ये देखिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, यानी हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो 2 चीज़ें होती हैं हमारी दिमाग में कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ हो और हमें जो रिटर्न मिले उस पर वो भी हमें टाइम पर मिलता रहे। तो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया, यानी हम जब किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम एनालिसिस करके हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। उसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया, कैश फ्लो भी आ गया, ठीक है, सेफ्टी भी आ गई, समझ रहे हो, और आपका जो भी आपको रिटर्न मिलना है वो भी आ गया। यानी वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के जो भी क्राइटेरिया होते हैं उस क्राइटेरिया के बेस पर भी हम लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये तो इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमें चाहिए अपने बिजनेस में असेट्स, लेकिन किन किन चीज़ों को माइंड में रखकर हम असेट्स को सिलेक्शन करते हैं, दीज आर दी 3 फैक्टर विच इज हेल्प अस टू डिसाइड कि कौन सी हमको असेट्स को एक्वायर करना है और कौन से असेट्स को हमें नहीं एक्वायर करना है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज लॉन्ग टर्म और यू कैन से कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एंड अनदर वन इज शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यानी कि इसका जो शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इसके जो इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी एक्सप्लेन किया। यानी कि आपको इसके अंदर यदि आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको करंट असेट्स का एग्जाम्पल देना है। करंट असेट्स के आप 3 या 4 एलिमेंट्स को ले लें और आप एक्सप्लेन करें उसमें कि जो भी फैक्टर है करंट असेट्स के, यानी जो भी हमारे जो मतलब जो इसके अंदर हम करंट असेट्स हमारे जो भी है, उस करंट असेट्स में जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो वो इतना ही हो जिससे कि हमारी लिक्विडिटी बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। दोबारा समझना कि जो करंट असेट्स के हमारे अलग अलग एलिमेंट है, उन सब में जो इन्वेस्टमेंट हो वो इस बेस पर हो कि हमें टाइम पर लिक्विडिटी भी मिल जाए उससे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके जिससे, और हमारा प्रॉफिटेबल भी हो। लाइक जैसे कि स्टॉक है ना, ये लिक्विडिटी के मामले में थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अनसोल्ड गुड्स है, उसको बेचना और जो हम एक्सपेक्टेड रेट चाहते हैं उस पर सेल करना थोड़ा सा टिपिकल है ना। और इसके बदले में अपने पास डेटर है, तो डेटर को हम फिर भी लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको डिस्काउंट ऑफर करके, समझ रहे हो। मान लो हमारा पैसा BR में है तो हम BR को बैंक से हम डिस्काउंट करा के लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में है तो कैश तो हमारे पास ऑलरेडी लिक्विडिटी फॉर्म में है, राइट। तो ये कह रहा है ये डिसीजन कि जो आपके करंट असेट्स के एलिमेंट हैं उनमें डिसीजन, वो हमारा जो करंट असेट्स में जो अमाउंट का मतलब क्लासिफिकेशन है वो ऐसा हो, इस तरह से चीज़ों में इन्वेस्ट हो पैसा कि हम उसको एज सुन एज लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकें, और ताकि हम अपने जो भी डे टू डे की लायबिलिटीज़ हैं उनको हम टाइम पर मिट आउट कर सकें, राइट। यदि हम अपने इन एक्सपेंसेस को टाइम पर पे नहीं करते तो गुडविल, कंपनी की जो गुडविल है वो कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगी, जिसका नेगेटिव इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, पॉज करो, इसको नोट करो, और ओके देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।